नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है, शीर्षक है ऑफ पनिशमेंट। किस तरह के दंड दिए जा सकेंगे और दंड के संबंध में क्या कानून है, क्या नियम है। तो देखिए क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर सेकंड है ऑफ पनिशमेंट। इसमें 4 से लेकर 13 तक सेक्शन दे रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 है ऑफ पनिशमेंट। किस तरह का पनिशमेंट हो सकेगा? पनिशमेंट, तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट की कई सारी प्रकृतियां होंगी। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर कोई इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन एंड कम्युनिटी सर्विस। बस यही सेंटेंस की यही दंडादेश दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय जो दे सकेंगे दंड, वही दे सकेंगे। मतलब जैसे कि आपको पता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जो कैपिटल सेंटेंसेस जिसे डेथ सेंटेंस बोलते हैं, वो कौन दे सकेगा? वो सेशन न्यायालय दे सकेगा। तो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय जो है वो इस तरह का सेंटेंस दे सकेंगे। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लिख लेता हूँ फिर भी आपके लिए। तो पहली बात तो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लिखना जरूरी होता है क्योंकि मेमोराइज हो जाता है आपको। ठीक है, फिर कोई भी इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का, इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का, सिंपल या रिगरस। रिगरस का मतलब होता है हार्ड लेबर। ठीक है, हार्ड लेबर, सश्रम कारावास जिसे बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का इम्प्रिजनमेंट दिया सकता है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और फाइन, और साथ में कम्युनिटी सर्विस ये ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। कम्युनिटी सर्विस के नाम पर क्या कहा जा सकता है कि जाइए 5 दिन ट्रैफिक का संचालन कीजिए, संचालन में हेल्प करिए, मतलब आप नहीं करिए, ट्रैफिक के संचालन में पुलिसकर्मी की मदद करिए, या किसी वृद्धाश्रम में जाके 4 दिन वृद्धों की मदद करिए। इस तरह की कोई भी कम्युनिटी सर्विस दंडादेश में सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो ये हो गए। अच्छा, क्या है कि सेंटेंस दंड दिया क्यों जाता है, उसके कई सारे कारण हैं। तो पहला जो बहुत मिडिवल पीरियड में या उससे पहले पीरियड में क्या होता था, दंड का सिर्फ एक ही मतलब होता था, बदला लेना है, खून के बदले खून, इस तरह का। पर समाज जैसे जैसे विकसित होता गया, दंडों के बारे में नियम बदलते गए। विचारणी प्रश्न ये है कि दंड कठोर से कठोर कर दिए जाए तो भी क्या अपराध होना रुक जाता है? आपने सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में दंडादेश कठोर कर दिए गए, लेकिन वो नहीं। कुछ चीज़ें सामाजिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं सामाजिक परिदृश्य जब तक नहीं बदलता है तब तक दंड कठोर करने से बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं। वो डिटरेंस जो है वो कुछ कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है, तो वो सामाजिक समस्या है। तो हाँ, जो दंड का एक था रिट्रीब्यूटिव, बदला लेने की, फिर धीरे धीरे रिफॉर्मेटरी आ गया। तो रिफॉर्मेटरी तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि रिफॉर्मेटरी सेंटर नहीं है। आप कभी जेलों का निरीक्षण करके देखे जाके, ठीक है, तो वहाँ पर रिफॉर्मेटिव कोई नहीं है। वहाँ पर अगर कोई आदमी जेल पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो अपराध की दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर मिलते हैं। कोई साधारण से अपराध में अगर कोई जेल पहुँच जाता है तो जो बड़े बड़े वहाँ पर प्रोफेसर बैठे होते हैं अपराध की दुनिया के, वो उसको दीक्षित करके भेजते हैं वहाँ से। खैर वो सब इश्यू दूसरा है, हम उसको आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 5, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंडादेशों का लघुकरण। कोई पनिशमेंट में दिया गया है तो सरकार के पास ये शक्ति है कि वो ऑफेंडर की बिना कंसेंट के, मतलब ऑफेंडर जिसने कोई क्राइम किया है, जो उसको पनिशमेंट मिला है, उसकी बिना कंसेंट के सरकार उसके दंडादेश मिला है, जो पनिशमेंट मिला है, उसका लघुकरण कर सकेगी। किसी को 10 साल की सजा मिली थी, सरकार कह सकती है कि 7 साल आपने काट ली है, चाल चलन अच्छा है, अब आप जाओ।
ठीक है, तो सरकार के पास ही शक्ति है, लेकिन ये शक्ति क्या है, कुछ नियमों के अंतर्गत है। तो अगर डेथ सेंटेंस मिला है और कोई ऐसा कानून है जो केंद्रीय अधिनियम है, केंद्रीय सरकार ने बनाया है, तो सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून में लघुकरण सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेयर एक्ट अपने पास रखें, क्योंकि बेयर एक्ट ना पास रखने से, क्योंकि मैं एक एक लाइन लिखूंगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। एक एक लाइन नहीं लिखूंगा तो वह चीज़ें आपके लिए स्किप होंगी, तो बेयर एक्ट अपने पास रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर डेथ सेंटेंस हो या ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट कब, जब वो राज्य के, उस राज्य के प्रति अपराध हो, उस राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अपराध हो, तब राज्य सरकार जो है उस अपराध का लघुकरण कर सकती है, ठीक है। आ जाइए, सेक्शन 5 हो गया, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, तो इस सेक्शन में दे रखा है कि आजीवन कारावास से मतलब क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मतलब क्या है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से मतलब है 20 ईयर, 20 साल, जब तक कि अन्यथा उपबंधित ना हो, मतलब कहीं और ऐसा कुछ इसके विपरीत ना दे रखो, क्योंकि कई बार क्या है, कानून में भी, कुछ कानूनों में भी है और कई बार कोर्ट भी क्या है दिए जाते हैं कि ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसकी पूरे जो आरोपी जिसको ऊपर दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है, उसको उसके पूरे लाइफ के लिए है, ठीक है। कुछ कानून ये पॉक्सो वगैरह जैसे मैं अपराध में, कई सारे अपराध में लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ होता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, 20 साल है, ठीक है। तो बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि चीज़ों को मिलाते जाने में आपको आसानी होती है, ठीक है। सेक्शन 7 क्या कहता है, 7 सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में सेंटेंस क्या हो सकता है, रिगरस हो सकता है, होली पूरा रिगरस हो सकता है, या होली सिंपल हो सकता है। मतलब जब कोर्ट सजा देगी तो कोर्ट सजा दे सकती है कि रिगरस है, सश्रम कारावास है पूरा का पूरा, अगर 5 साल का सुना है तो 5 साल पूरा का पूरा, सिंपल है तो 5 साल पूरा का पूरा, या फिर रिगरस एंड सिंपल दोनों मिलाकर, रिगरस प्लस सिंपल कह सकती है कोर्ट, कह सकती है कि 2 साल सिंपल कारावास, 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो सेक्शन 7 कहता है कि सेंटेंस जो सुनाया जाएगा वो इस तरह से मिलकर बना हो सकता है, रिगरस, होली, सिंपल होली, होली मतलब पूर्णता, पूर्ण, कंप्लीट, ठीक है, और या फिर रिगरस प्लस सिंपल, इस तरह का अपराध सुनाया जा सकता है, ठीक है। इस तरह का दंडादेश सुनाया जा सकता है। अब आ जाइए सेक्शन 8, सेक्शन 8 अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ऑफ फाइन। इसमें टोटल सेक्शन 8 में टोटल सब सेक्शन 7 दे रखे हैं, 1 से 7 तक सब सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जहां पर कहीं भी किसी भी कानून में अगर फाइन लिखा हुआ है पर फाइन का अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि फाइन अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। तो पहला सब सेक्शन इसका कहता है फाइन अनलिमिटेड, अगर नहीं लिखा है, अगर कहीं पर कितना जुर्माना किया जाएगा और वो नहीं लिखा है, कितना जुर्म लिखा, सिर्फ जुर्माना लिखा है, जुर्माने की अमाउंट नहीं लिखा है, तो वो जुर्माने का मतलब क्या है, अनलिमिटेड है, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, शुड नॉट बी एक्सेसिव, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट है किसी में अपराध में प्लस फाइन है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन लिखा हुआ है, या फिर
इम्प्रिजनमेंट और फाइन लिखा है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन लिखा है, या फिर और सिर्फ फाइन लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पर फाइन के व्यतिक्रम में एडिशनल कारावास सुनाया जा सकता है। मतलब कोर्ट ने सजा दी, मान लीजिए किसी किसी अपराध की परिभाषा में या उसके दंड में लिखा हुआ था कि 4 साल की सजा या 2,000 रुपये का जुर्माना, तो 4 साल की सजा कोर्ट सुना सकती है, तो 3 साल की सुना सकती है, तो ठीक है, और साथ में वो जो फाइन लगा सकती है 2,000 रुपये तक का फाइन जैसे लगा दिया। तो अगर फाइन का डिफॉल्ट होता है तो फाइन के डिफॉल्ट में भी अतिरिक्त सजा सुनाई जा सकती है, ठीक है। वो अतिरिक्त सजा कितनी होगी बताते हैं। वो अतिरिक्त सजा होगी सबसेक्शन 3 कहता है 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। वो न्यायालय जितनी सज़ा सुना सकता था, जितनी सज़ा सुनाने की उसको अधिकारता थी, तो फाइन के डिफ़ॉल्ट होने पर वो उसका 1/4 से ज़्यादा की सज़ा नहीं सुना सकता, ठीक है। चौथा है कि जहाँ पर कम्युनिटी सर्विस दे रखा है, या पर फाइन दे रखा है, ठीक है, इसके व्यतिक्रम में कम्युनिटी सर्विस या फाइन, ठीक है, इसके व्यतिक्रम में सजा क्या हो सकेगी, किसी भी तरह की सजा हो सकेगी जो न्यायालय सुना सकता था, ठीक है। अब बात को समझिए, आगे देखिए। अब मान लीजिए सिर्फ फाइन का था, फाइन की सजा सुनाई थी और फाइन उस व्यक्ति ने नहीं भरा, ठीक है, सिर्फ फाइन की सजा थी और फाइन उस व्यक्ति ने नहीं भरा, तो वो सिंपल कारावास होगा। अब यहां पर दे रखा है कि अगर 5,000 रुपये तक का डिफॉल्ट है तो 2 मंथ, ठीक है, 10,000 रुपये तक का है तो 4 मंथ, ठीक है, और इसके बाद जो है 1 ईयर, इसके बाद इससे ज़्यादा की राशि है अगर तो एक साल से ज़्यादा की सजा नहीं सुनाई जा सकती, ठीक है, क्लियर। बेयर एक्ट अपने पास रखें प्लीज़, क्योंकि उससे आपको ही आसानी होगी, हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है। सेक्शन 6 क्या है देखते हैं, सब सेक्शन 6 है इसी से। अब क्या इसी से दे रखा है, सेक्शन 6 दे रखा है कि जैसे ही फाइन पे कर दिया जाएगा, फाइन पे कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को अगर फाइन नहीं पे किया, उसको सजा सुनाई गई है, और जैसे ही उसने फाइन कर दिया, A6 का कहता है फाइन पे कर दिया, तो उसको उन्मोचित कर निकाल दिया जाएगा, प्रिजन से निकाल दिया जाएगा। B कहता है कि मान लीजिए किसी ने फाइन का प्रोपोर्शन दे दिया है, फाइन का एक अनुपात दे दिया है, मान लीजिए 1,000 रुपये का फाइन किया गया था उसने 750 रुपये पे कर दिया है, तो जैसे ही 1 मंथ की वो सजा काट लेगा तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका सबसेक्शन 7 क्या है देखते हैं। सबसेक्शन 7 क्या है, सबसेक्शन 7 लास्ट इसका 8th का सबसेक्शन 7 कि अगर कोई फाइन अनपेड है, ठीक है, अगर फाइन नहीं दिया गया है तो राज्य सरकार उसकी कोई भी कब तक वसूली कर सकती है, 6 मंथ तक वसूली कर 6 ईयर तक, सॉरी 6 ईयर तक उसको कानून द्वारा उपबंधित जो भी नियम बनाए गए होंगे उसके अंतर्गत 6 साल तक उसकी वसूली की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति था वो मर गया तो उसके मरने से वो फाइन खत्म नहीं हो जाएगा, उसकी संपत्ति से उस फाइन को सरकार गेन कर सकती है, सरकार ले सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 8। अब सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लिमिट ऑफ पनिशमेंट
punishment of offense made up of several offense। क्या है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंस। ठीक है, देखिए जहां कहीं भी हाँ, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस, एनीथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। जहां कोई भी बात अपराध है और वो कई भागों से मिलकर बनी है, कई पार्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, इसका जो इलस्ट्रेशन दे रखा है इसी का 9th का 1st का जो इलस्ट्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जहां वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस, कोई अपराध है और मेड अप ऑफ पार्ट्स, और हर एक पार्ट जो है, ईच पार्ट इज एन ऑफेंस। ठीक है, हर एक पार्ट जो है वो अपने आप में अपराध है। तो जो कुल सजा होगी उसको उस एक पार्ट से, जो सिंगल एक पार्ट है, उससे ज़्यादा अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? इसके इलस्ट्रेशन दे रखा है, चोंगुमल था हमारा, चोंगुमल करेक्टर हमारा। इसने क्या किया? मोंगुमल को, ठीक है, स्टिक से 10 बार प्रहार किया, 10 बार, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स प्रहार किया। मान के चलते हैं कि जो स्टिक बहुत साधारण सी थी, तो ये साधारण चोट हुई है, हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, 10 बार प्रहार किया, तो एक बार लाठी मारी, एक बार स्टिक मारी तो भी अपराध है, 2 बार मारी तो भी अपराध है। तो क्या है, टोटल एक बार हर्ट के लिए जो कारावास है वो 1 साल है। तो ये 10 लाठी मारी है उसने, तो 10 साल कारावास नहीं हो जाएगा। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या रहेगा? 1 ईयर ही रहेगा। ठीक है, 1 ईयर ही रहेगा। तो वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, कई सारे भागों से मिलकर बना गया, हर एक भाग जो है वो एक अपराध है अपने आप में। तो कुल सजा है वो एक अपराध से, जो एक सिंगल पार्ट है उससे दिए, उसके द्वारा उसके लिए, एक सिंगल पार्ट के लिए जो सजा मिल सकती थी उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा इसका 2 में ए और बी पार्ट दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। अब देखिए, है ना, एनीथिंग इज एन ऑफेंस, पहले ए समझ लीजिए, पहले ए समझ लीजिए। कोई अपराध है और वो क्या हो रहा है, कई सारी डेफिनेशंस में आ रहा है। मतलब पहले मैं, एनीथिंग इज एन ऑफेंस, कोई एक अपराध है और वो उस समय, तत्कालीन समय में जितने भी कानून लागू हैं उसकी परिभाषा में आ रहा है। तो उन परिभाषाओं में जितनी सजा हो सकती थी, ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए किसी ने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई फ्रॉड किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई उसने कूट रचना करके फ्रॉड किया, तो एक तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध हो गया। ठीक है, और वो आ रहा है आईटी एक्ट में भी अपराध आ रहा है, आईटी एक्ट में भी अपराध आ रहा है। तो क्या है कि एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस है वो कई सारी परिभाषाओं में आ रही है। उस समय तत्प्रवृत्त जितने कानून हैं उनमें कई सारे कानून के अंतर्गत वो परिभाषाओं में आ रहा है। ठीक है, तो जो सजा होगी, जितनी सजा मैक्सिमम दी जा सकती होगी उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, जितनी सजा दी जा सकती थी उससे ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मान लीजिए फ्रॉड के लिए, मान लीजिए जो है उसको 3 साल दिया जा सकता था, आईटी एक्ट में 4 साल दिया जा सकता था, तो इनको जोड़ के एक सजा नहीं दे दी जाएगी, टोटल 4 साल सजा दे दी जाएगी। ठीक है, ये मतलब है इसका। बी समझ लीजिए, बी क्या है? सेवरल ऑफेंस, कई सारे अपराध हैं। ठीक है, सेवरल ऑफेंस, ठीक है,
सेवरल एक्ट, सॉरी, सेवरल एक्ट्स हैं, कई सारे कृत्य हैं मिलके एक अपराध बनाते हैं, एक सिंगल एक्ट हो या कई सारे एक्ट मिलके एक अपराध को गठित करते हैं। तो जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती थी उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकेगी। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ यह है, चोंगुमल हमारे करेक्टर जो हैं, इन्होंने किसी के घर में घुसकर चोरी की, थेफ्ट किया। तो एक तो इन्होंने थेफ्ट किया है और घर में घुसकर की है, तो हाउस ब्रेकिंग की है, ठीक है। और आपको पता है कि हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के लिए अलग अपराध परिभाषित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है समझने के लिए, ठीक है। बी, सेवरल एक्ट्स, सेवरल एक्ट्स हैं जो मिलकर एक अपराध को गठित करते हैं। तो जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है तो उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं हो सकेगी। मान लीजिए इसमें 3 साल है, इसमें 4 साल है, इसमें 7 साल है, तो ऐसा नहीं तीनों को जोड़ के सजा दे देंगे। सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट ये हो सकती थी हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के लिए, तो उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी, 7 साल, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? ओके। सेक्शन 10 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति दंडित किया गया है, ठीक है, किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है और जजमेंट में लिखा है, मान लीजिए उसको दंडित नहीं किया गया, एक अपराध था, 2 अपराध, एक अपराध किया था, एक ही अपराध किया था, तो दंडादेश में निर्णय में लिखा है कि या तो उसने ये अपराध किया है या तो ये अपराध किया है, पर ये डाउटफुल है कि इसने कौन सा अपराध किया है। तो ऐसे कौन से अपराध होते हैं? कई बार किसी व्यक्ति के पास चोरी की संपत्ति मिल गई, तो कोर्ट कह रहा है, मान के चलते हैं कि दोनों के लिए दंडादेश अलग अलग है, ठीक है, एग्जाम्पल सही नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर रिसीवर और स्टोलन प्रॉपर्टी, ये बहुत अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी समझने के लिए है। तो मान के चलिए, अगर मान लीजिए इसमें 2 साल 3 साल था, इसमें 2 साल है, ठीक है, तो निर्णय में लिखा हुआ है कि या तो इसने ये अपराध किया या तो ये अपराध किया है, पर ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोषी ठहरा दिया गया है कि इनमें से ये दोषी है, ये व्यक्ति दोषी है, पर ये तय नहीं इसने या तो ये अपराध किया है, ये अपराध किया है। तो जो सबसे कम पनिशमेंट होगा वो पनिशमेंट उस व्यक्ति को दिया जाएगा। एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल में खोजता हूँ। एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, थेफ्ट किया हो या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई सर्वेंट करता तो उसके लिए आजीवन कारावास है, थेफ्ट के लिए सिर्फ 3 साल है, वो बढ़ता जाता है, अलग अलग परिस्थिति में, रात में किया गया, वैसे किया गया, ठीक है। तो जब और दंडादेश में लिखा दोषी ठहराया उस व्यक्ति को, और लेकिन ये जो निर्णय लिखा उसमें निर्णय में लिखा कि ये डाउटफुल है कि उसने या तो ये अपराध किया है, ये अपराध किया है, तो जिसमें सबसे कम पनिशमेंट होगा उस पनिशमेंट के लिए उसे दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 10 हो गया, ठीक, क्लियर। अब आ जाइए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन 11, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर किसी व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट में दिया गया है, रिगरस सश्रम कारावास दिया न्यायालय ने, ठीक है, तो न्यायालय कह सकता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? एकांत परिरोध, मतलब बिल्कुल एक अकेले सेल में वो व्यक्ति ही रख दिया जाएगा। जैसे पुराने समय में कालकोठरी कहते थे, पर कालकोठरी जो होती थी वो बड़ी बुरी दशा होती थी। आजकल सेल हैं, तो एक व्यक्ति को एक ही सेल में रख दिया गया, तो कहा गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है। अगर मान ली, फिर से बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो कोर्ट उसके साथ कह सकती है कि इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी मिलेगा। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैसे मिलेगा?
तो क्या है, एक बार में 3 मंथ से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। टोटल 3 मंथ, ठीक है। कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं हो सकता। अब इसमें कंडीशन है, 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब हो सकता है, जब ऑफेंस जो हो 6 मंथ से कम का हो, ठीक है। ऑफेंस जो है उसने 6 मंथ से कम का किया, ठीक है। मतलब उसके लिए दंड कितना मिल सकता था, 6 मंथ मिल सकता था। तो उसमें दंड उसके लिए 6 मंथ था, तो उसमें जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ का ही होगा, ठीक है। 2 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कब मिल सकता है, जब 6 मंथ से ज़्यादा हो, ठीक है, और 6 मंथ से ज़्यादा हो और लेकिन 1 साल से कम हो, ठीक है। इसके बीच में 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में अगर दंड दिया गया है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। सी कहता है, तो ये तो बता ही दिया शुरुआत में, इसके सेक्शन 11 के शुरुआत में बता दिया कि 3 महीने से ज़्यादा का दंडादेश नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। तो 3 मंथ का कब, जब 1 साल से का पनिशमेंट है, 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, तो 3 महीने तक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। अब इसके बाद लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 12 के लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। मुझे लग रहा है चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा, पर जब कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। लिमिट ऑफ, सेक्शन 12 है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहता है कि एक बार में किसी को 14 डेज से ज़्यादा का कन्फाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पर अगर किसी ने, और जब 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया, एकांत परिरोध दिया गया, तो उसके बाद उतनी ही 14 दिन की ही अवधि होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है एक बार में अधिकतम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता। मान लीजिए सुना दिया गया टोटल तो 3 महीने सुना दिया गया, पर ये नहीं 3 महीने एक साथ उसको डाल दोगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब उसको डालोगे एक बार में 14 दिन से, फिर 14 दिन डाल दिए तो उसके बाद 14 दिन की ही अवधि साधारण जो भी कारावास मिला है उसे, रेगुलर मिला है, सिंपल उस तरह की कारावास में रखोगे, उसके बाद फिर से दे सकोगे उसको, ठीक है। फिर अगर 6 मंथ से ज़्यादा का पनिशमेंट है, 6 मंथ से ज़्यादा का पनिशमेंट दिया गया है उसे, ठीक है, तो क्या अवधि है, 7 डेज, एक महीने में, इन 1 मंथ, 1 मंथ में 7 डेज से ज़्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। तो ये सब सेक्शन 12 इतना ही कहता है, ठीक है। लास्ट आ गया सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या है, हाँ, इनहेंस पनिशमेंट की बात करता है, इनहेंस पनिशमेंट। इनहेंस पनिशमेंट, अगर किसी व्यक्ति ने चैप्टर 10 और चैप्टर 17, ये 2 चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर 10 और 17, इनके अंतर्गत अपराध किया है और उसे 3 साल या 3 साल से अधिक का कारावास मिला है, तो दोबारा अगर कभी ऐसा अपराध करता है, चैप्टर 2 और चैप्टर 17 में आने वाला कोई भी अपराध करता है, तो उसका अपराध की उसको सजा बढ़ाकर मिलेगी, इनहेंस पनिशमेंट मिलेगा। दोबारा किए जाने पर, अपराध का दोबारा किए जाने पर जो पनिशमेंट होगा बढ़कर मिलेगा। वो कितना होगा, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर किसी व्यक्ति ने, अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, दोबारा ऐसा अपराध करता है जो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में आता है, तो उसे 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है। तो आज ये दंड वाला हमारा ऑफ पनिशमेंट चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो आप लोग क्या है देखते रहिए। अब हम रेगुलर होंगे, टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो अगली बार हम चैप्टर 3 करेंगे और अल्टरनेटिवली चल रहा है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अल्टरनेटिवली चल रहा है। तो आप बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए।
इस विधि चर्चा को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिससे इसका बड़े स्केल पर प्रचार की विधि चर्चा का किया जा सके। सिर्फ यही एक माध्यम है, तो आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बहुत सारा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो जुड़े रहिए, और जब भी पढ़िए साथ में तो रिक्वेस्ट है कि अपने साथ बेयर एक्ट रखिए, क्योंकि बेयर एक्ट साथ में रखने से अगर आप उसके साथ वो इंटरेक्ट करते चलेंगे, मिलाकर पढ़ते रहेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगी। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए कमेंट में मुझे लिखिए कि पर्टिकुलर सेक्शन ये समझ में नहीं आया। तो जब 4-5 सेक्शन कुल मिला के इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे किसी ने चैप्टर 2 का आपने कहा कि चैप्टर 2 का चैप्टर सेक्शन 5 नहीं समझ में आया, चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर सेक्शन ये समझ में नहीं आया, तो उनको जब 7-8 सेक्शन ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे तो उनके एक सेपरेट वीडियोज़ मैं बना दूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।